वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन करेंगे। स्प्रिंग 2016 की अटेम्प्ट से है। क्वेश्चन का टाइटल है क्वालिटी एंटरप्राइजेज। क्वेश्चन का डाटा है कि फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी एंटरप्राइजेज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 and its statement of financial position as at that date together with some additional information। तो इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम दी हुई है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इनकम टैक्स एक्सपेंस है और फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। यहाँ पर सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का डाटा नहीं है जिसकी बेस पर डायरेक्ट मेथड से हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना सकें, तो इनडायरेक्ट मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी के अंदर कैपिटल और अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस का आइटम है और बैंक लोन्स भी 10% दिए हैं जो कि लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे, हेडिंग नहीं है। करंट लाइबिलिटीज में टिपिकली ट्रेड एंड अदर पेबल्स, इनकम टैक्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट शो हो रहा है लास्ट ईयर में, करंट ईयर में जीरो है। एसेट साइड पर नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट है और करंट एसेट्स में जो टिपिकल आइटम होते हैं इन्वेंट्रीज, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स एंड कैश एंड बैंक के आइटम है। अब देखते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मूवमेंट को बता रही है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, कि ड्यूरिंग द ईयर मूवमेंट्स इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूड depreciation amounting to rupees 5.28 million, machinery having carrying amount of 2481,000 was sold for 3,440,000 और डिस्पोजल है और डिस्पोजल में कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा पर सेल हो रहा है तो गेन आएगा। फिर है फैक्ट्री बिल्डिंग वाज रिवैल्यूड फ्रॉम कैरिंग अमाउंट ऑफ 5,963,000 टू 8 मिलियन, तो ये रिवैल्यूएशन गेन आ जाएगा। एन ऑफिस बिल्डिंग विच हैड प्रीवियसली बीन रिवैल्यूड वाज सोल्ड एट इट्स कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीज़ 2.599,000। अच्छा, ये अब सोल्ड एट इट्स कैरिंग अमाउंट का मतलब है कि इस पर कोई गेन और लॉस राइज नहीं होगा। सेकेंड इन्फॉर्मेशन में द ऑनर ऑफ क्यू ई विड्रू ₹300,000 पर मंथ, द अमाउंट्स फॉर डेबिटेड टू अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, यानी जिस तरह डिविडेंड रिकॉर्ड किया जाता है वैसे ही ड्राइंग्स हैं यहाँ पर, उनको कर लेंगे रिकॉर्ड। ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹200,000, तो बैड डेट्स बता दिए और प्रोविजन फॉर बैड डेट भी बता दी कि वो है 400,000 और ओपनिंग टाइम पर थी। The interest on bank loan is payable on 30th June every year. The bank loan was received on 1st November, यानी हम 31 दिसंबर 2015 का डाटा बना रहे हैं और 1st नवंबर को ही रिसीव हुआ है, तो 2 मंथ्स का टाइम है। इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ्स हैज बीन एक्रूड एंड इंक्लूडेड इन ट्रेड एंड अदर पेबल्स, तो ट्रेड एंड अदर पेबल्स से इसको सेपरेट तो कर लेंगे और एक्रूवल इसका क्वेश्चन में बता दिया हमें। फिर इंफॉर्मेशन है कि अदर इनकम इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ ₹398,000। As at 31st December 2015, trade and other receivable included investment income receivable amounting to 96,000 और लास्ट ईयर में 80,000। तो इसका मतलब है कि ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स में से इसको सेपरेट करना होगा और उसके अलावा क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट भी दी हुई है तो उसका इफेक्ट भी सेम एडजस्टमेंट के अंदर जाएगा। तो रिसीवेबल्स की कैलकुलेशन हमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मिलेगी करने को, और अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी चीज़ें निस्बतन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर क्वालिटी एंटरप्राइजेज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड, और जिस तरह का डाटा है उसमें पॉसिबल भी सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड। तो 18 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब हम आंसर डेवलप करेंगे तो उसमें एंटिटी का नाम लिखेंगे, क्वालिटी एंटरप्राइजेज, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, और हर क्वेश्चन की तरह हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के साथ शुरू करेंगे। और पहला आइटम जो हमें इसमें चाहिए वो चाहिए कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसके लिए हम नोट 1 डेवलप करेंगे। तो नोट 1 डेवलप करते हैं और इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हुए हमें सबसे पहली जो फिगर जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर क्वेश्चन में देखते हैं। $7,659 की ये फिगर गिवन है। इसके बाद हमें एडजस्टमेंट्स करनी है। तो एडजस्टमेंट्स में जो सबसे पहली टाइप ऑफ एडजस्टमेंट है
वो होती है नॉन कैश आइटम्स की, जिसमें ऑब्वियसली जो सबसे कॉमन है दैट इज़ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में खुद बताई हुई है। $5,280,000। तो ये ऐड बैक कर देंगे। उसके बाद बैड डेट्स भी बताए हुए हैं। और सेम इंफॉर्मेशन बेस पर हम डाउटफुल डेट का जो एक्सपेंस कम होगा, क्योंकि डाउटफुल डेट की जो प्रोविजन है वो 550 से 400,000 की तरफ आ रही है, कम हो रही है, तो जो रिवर्सल ऑफ डाउटफुल डेट है वो भी हमें पता चल रहा है। तो बैड डेट और रिवर्सल ऑफ डाउटफुल डेट। तो बैड डेट की फिगर हमें 200,000 गिवन है, ये ऐड बैक कर देंगे। रिवर्सल ऑफ डाउटफुल डेट्स जो हैं वो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 550 से 400 हो गया, तो 150 का जो है वो डिक्रीज है एक्सपेंस में, तो हम इसको लेस बैक करेंगे। इसके बाद जब हम नॉन कैश आइटम्स को एडजस्ट कर लेते हैं तो फिर हमें वो आइटम्स लेने होते हैं जिनका ताल्लुक इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से होता है। टिपिकली इसमें मोस्ट कॉमन है गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। तो यहाँ पर एक डिस्पोजल हमें दिया हुआ है कि 2,481,000 का जो कैरिंग अमाउंट थी मशीनरी की, वो 3,440,000 में सेल हुई है, तो इस पर गेन ऑन डिस्पोजल आ जाएगा। एक और डिस्पोजल भी है, लेकिन क्योंकि वो डिस्पोजल कैरिंग अमाउंट ऑफ 2,599,000 पर है, तो इसमें कोई गेन या लॉस राइज नहीं होगा, तो सिर्फ हम इस ऊपर वाले मशीनरी के डिस्पोजल को गेन और लॉस कैलकुलेट करने के। तो दैट वुड बी 959, क्योंकि गेन प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड हुआ हुआ होता है, तो इसको लेस बैक कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड एक इन्वेस्टमेंट इनकम का भी जिक्र है। 398,000। तो ये भी क्योंकि प्रॉफिट में इंक्लूडेड है तो इसको एड लेस बैक कर देंगे। और नॉन कैश आइटम्स इन्वेस्टिंग इन फाइनेंसिंग से रिलेटेड आइटम के बाद हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस को एडजस्ट करना होता है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर को देखते हैं। वन हंड्रेड। तो एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमने वर्किंग कैपिटल की चेंजेस लेनी है, और सबसे पहले उसमें इन्वेंट्रीज को देखेंगे। इन्वेंट्रीज 3073 से 4642 की हो रही हैं, तो इंक्रीज हो रहा है इन्वेंट्रीज में। $1,569। फिर रिसीवेबल्स देखते हैं और ट्रेड रिसीवेबल को फोकस करेंगे, लेकिन यहाँ पे ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल कंबाइन करके हमें दिए हुए हैं 3,865 और 2,273। अब इसमें मज़ीद जो दो इश्यूज रेलिवेंट हैं, एक तो ये है कि हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड प्रोविजन भी है, और फिर जो इन्वेस्टमेंट इनकम है उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट है कि एज एट 31 दिसंबर 2015 ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल अमाउंटिंग टू 96,000 और लास्ट ईयर में 80,000। सो इंफॉर्मेशन नंबर 3 और 5 की इम्प्लीकेशन हमें ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स के साथ लेनी है। तो इसको समझने के लिए ज़्यादा बेहतर है कि जस्ट प्लस माइनस के बजाय हम एक वर्किंग बना लें। तो जो फिगर हमें ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स की गिवन है दैट इज़ लास्ट ईयर में 3,865 और करंट ईयर में 2,273। इसमें से जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिसीवेबल है वो हम लेस कर देते हैं,
करंट ईयर में 96 का है और लास्ट ईयर में 80 का है। इसका मतलब है कि अगर उसको निकाल देते हैं तो बाकी हमारे पास जो रिसीवेबल बच जाएंगे वो होंगे 2177 एंड 3785, बट स्टिल ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे ये नेट वैल्यू होगी क्योंकि इसमें प्रोविजन लेस हुई हुई है। अगर प्रोविजन फॉर जो बैड डेट्स है या डाउटफुल डेट्स है उसको हम ऐड बैक कर दें, जो कि क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है कि करंट ईयर में 400 और लास्ट ईयर में 550 है, तो हमारे पास ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाते हैं 2577 और 4335 के। तो जब हमारे पास रिसीवेबल्स की वैल्यू आ गई तो अब हम इसमें क्लियरली देख रहे हैं कि डिक्रीज है, और हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमने 200 के जो बैड डेट्स हैं वो एडजस्ट किए हैं। तो 200 के बैड डेट्स भी जो एडजस्ट हुए हैं उसको भी अगर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो अगर वो राइट ऑफ ना हुआ होता तो हमारा बैलेंस 2577 प्लस 200 2777 होता और 4335 जो है ओपनिंग बैलेंस है। तो इट मीन्स के जो हमारे पास डिक्रीज है वो है 1558 से। तो ये रिसीवेबल को हमने अपने लेक्चर के अंदर भी कवर किया था कि आपने किस तरीके से बैड डेट्स को एडजस्ट करना है। तो इन केस ऑफ इशू आप उस लेक्चर को भी जो है दोबारा देख सकते हैं। अब रिसीवेबल्स के बाद नेक्स्ट इशू क्या है, तो कैश एट बैंक है इटसेल्फ करंट एसेट्स में, इसका तो मूवमेंट रिकन्सिलेशन के अंदर कवर होगा। करंट लाइबिलिटीज़ की साइड पर आए तो इनकम टैक्स पेबल इनकम टैक्स पेड के लिए कैलकुलेट होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट इटसेल्फ कैश इक्विवेलेंट है। तो ट्रेड एंड अदर पेबल्स की फिगर को हम कंसीडर करेंगे, दैट इज़ 4953 एंड 3337। लेकिन इसके अंदर भी एक अमाउंट गिवन है कि वो इंक्लूडेड है ट्रेड एंड अदर पेबल में, और 2 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो ऊपर कैलकुलेट भी हुआ हुआ है कि वो अमाउंट है 100। तो ट्रेड एंड अदर पेबल की हम फिगर लेंगे, लेकिन करंट ईयर की फिगर में 100 इंटरेस्ट का भी शामिल है, उसे निकाल कर लें। सो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, करंट ईयर की फिगर 3337 में से 100 का इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर दिया और 4953 लास्ट ईयर की फिगर है, जिससे हमारे पास डिक्रीज की वैल्यू आ जाती है 1716। तो जब हमारी वर्किंग कैपिटल की चेंजेस भी इनकॉर्पोरेट हो गई तो हम सिंपली टोटल कर लेंगे। तो 10,005 वो अमाउंट है जो हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस है, इसको हम अपनी मेन स्टेटमेंट के अंदर मेंशन कर देंगे। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में हमने इंटरेस्ट पेड और इनकम टैक्स पेड का एडजस्टमेंट लेनी होती है। अब इंटरेस्ट पेड तो क्वेश्चन में बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि 2 मंथ ही हुए हैं और वो सारे का सारा जो है एक्रूड है और उसको ट्रेड पे है। तो इसका मतलब है कि पेमेंट तो कोई भी नहीं हुई, तो ऑल एक्रूड नथिंग पेड इट मीन ज़ीरो का आएगा। अब टैक्स को देखते हैं, तो टैक्स से रिलेटेड हमें एक तो दिया हुआ है एक्सपेंस, दूसरा इसका जो पेएबल है वो ओपनिंग 9 और क्लोजिंग 13। तो जिस तरह हमने लेक्चर में डिस्कस किए थे आपके साथ कि शॉर्टकट कैलकुलेशन करनी हो एक्रूअल प्रीपेमेंट की सिचुएशन में, तो आप कैश पेड कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेंस प्लस ओपनिंग एक्रूअल माइनस क्लोजिंग एक्रूअल। तो वही हम फॉलो करेंगे। तो एक्सपेंस 1376 का, ओपनिंग एक्रूअल 994 का, क्लोजिंग एक्रूअल 1300 का, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1070। और यहाँ से हम टोटल कर लेते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कि दिस इज़ द नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को फोकस करना है, जिसके लिए हम फोकस करेंगे नॉन करंट एसेट्स पे और उसके अलावा अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हों। अच्छा, क्वेश्चन में कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट्स हैं लॉन्ग टर्म में। तो पहले हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को फोकस करते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस नोट कर लेंगे। तो एक टी अकाउंट बनाते हैं और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हम मेंशन कर लेंगे 11,845 एंड 19,628।
अब देखते हैं कि मज़ीद हमारे पास क्वेश्चन में इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये सारा डाटा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड है, तो पहली बात ये बताई हुई है कि डेप्रिसिएशन 5280, तो इसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। दूसरे नंबर पे ये बताया हुआ है कि एक मशीनरी का डिस्पोजल है और उसकी कैरिंग अमाउंट 2481,000। फिर फैक्ट्री बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन हुई है फ्रॉम 5963,000 टू 8 मिलियन। तो जो डिफरेंस है वो हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस है, उतने से हमारा गेन ऑन रिवैल्यूएशन राइज होगा, जिससे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बढ़ जाएगा। तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन ले लेते हैं और कैलकुलेट करने के लिए 8000 माइनस 5963, दैट वुड बी 2037। फिर इंफॉर्मेशन है कि एन ऑफिस बिल्डिंग विच हैड प्रीवियसली बीन रिवैल्यूड, उसको कैरिंग अमाउंट पर सेल कर दिया 2599,000 पे। तो ये एक और डिस्पोजल रिकॉर्ड कर दी। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जब हमने सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली तो टोटल कर लेते हैं, और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो हमने कैश में एडिशंस किए हैं 16106। तो इसको हम मेंशन कर देते हैं आउटफ्लो के तौर पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, लेकिन अब साथ ही हमें जो डिस्पोजल हुए हैं उनको भी कंसीडर करना है। तो मशीनरी जिसका डिस्पोजल हुआ है 3,440,000 के सेल प्रोसीड्स भी हुई हैं। इसी तरीके से जो ऑफिस बिल्डिंग है वो सेल एट कैरिंग अमाउंट हुई है, गेन और लॉस 2599,000। इसके बाद हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट भी है, और इन्वेस्टमेंट में भी हम 7645 फ्रॉम 6498। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसमें भी आउटफ्लो होगा हमारा 1147 का। फिर इन्वेस्टमेंट इनकम भी है, उससे रिलेटेड रिसीवेबल भी दिया हुआ है। तो 398,000 इनकम के लिए जब हम अप्रूवल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो अमाउंट रिसीव जो होती है वो इक्वल होती है इनकम प्लस ओपनिंग रिसीवेबल माइनस क्लोजिंग रिसीवेबल। तो 398 जो हमने इनकम बनाई, 80 जो ओपनिंग रिसीवेबल है, 96 जो क्लोजिंग रिसीवेबल है, इसकी बेस पर हमारे पास इनफ्लो आ जाएगा 382 का। तो नॉन करंट एसेट्स और जो इन्वेस्टमेंट इनकम थी जब उनको हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमारी फाइनलाइज हो जाती हैं। तो हम टोटल कर लेते हैं। तो 10832 का कैश यूज हुआ है इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें हमारा फोकस जो होगा वो इक्विटी और बोरिंग्स पर होगा। तो कैपिटल को अगर हम देखें तो जबकि प्रॉफिट सेपरेट है, तो ये प्रॉफिट की वजह से इंक्रीज नहीं हो रहा, तो कैपिटल ए की वजह से फिर इंक्रीज हो सकता है। और ड्राइंग्स भी जो बताई हुई हैं वो ये बताई हुई हैं कि वो अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट को चार्ज की गई हैं। तो इट मीन्स के जो कैपिटल के अंदर इजाफा है वो एडिशनल जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया बिजनेस में उसकी वजह से राइज हुआ। 3516 का ये इनफ्लो हो जाएगा। इसके बाद हमें ड्राइंग्स को देखना है जो क्वेश्चन में हमें बताई हुई थी कि the owner of QE withdrew rupees 300,000 per month. The amounts were debited to unappropriated profit. तो ड्राइंग हो या डिविडेंड हो वो एक ही बात है, सिर्फ बिजनेस स्टाइल का फ़र्क होता है कि कंपनीज में वर्ड डिविडेंड यूज़ होता है और
जो पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर्स हैं वहाँ पे ड्राइंग्स का वर्ड यूज़ होता है। तो 12 मंथ्स की कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो 3600 का आउटफ्लो। इसके बाद हम लोन को देख लेते हैं। तो लोन में 6000 हमें नज़र आ रहा है कि ज़ीरो से, तो ये लोन भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इनफ्लो होगा जब हम लोन रिसीव करते हैं। तो बोरिंग और इक्विटी दोनों को कंसीडर करने के बाद हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का टोटल आ जाता है 5916 का, दैट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तीनों एक्टिविटीज़ जब हमारी कंप्लीट होती हैं तो 8935 का इनफ्लो है ऑपरेटिंग से, इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो है और फाइनेंसिंग में फिर इनफ्लो है। तो नेट अगर हम इनको करते हैं तो दैट वुड बी 4019। तो हम कहेंगे कि दैट इज़ नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगनिंग ऑफ द पीरियड लेने, तो वो क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो लास्ट ईयर का डाटा ये बता रहा है कि कैश एट बैंक और ओवरड्राफ्ट 27। तो नेट अगर करते हैं तो 23 का नेगेटिव में थे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। टोटल करते हैं तो देयर शुड बी 3996 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड, पॉजिटिव बैलेंस होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन के साथ मैच कर लेते हैं कि क्या जवाब 3996 ही आ रहा है। तो ये हमारा आंसर मैच हो रहा है और यहाँ पर हमारा सोल्यूशन तो कंप्लीट हो गया। लेकिन एक इशू अक्सर जो फिर फिज़िकल क्लासेस में स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये होता है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस मैच नहीं हो रहा है या सो एडिशनली हम इस कॉन्सेप्ट को भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस है 6697, क्लोजिंग 10652, रिवैल्यूएशन सरप्लस का 1911 और 2676। तो इन रिवैल्यूएशन सरप्लस को और रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट को बनाकर देखते हैं। एक्चुअली इनमें कोई कैश फ्लो फर्दर हमें नहीं मिलेगा, लेकिन इनको बनाने से हमें एक कंप्लीटनेस का आइडिया हो जाएगा कि इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट अगर बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस लेना है और फिर क्लोजिंग बैलेंस लेना है जो क्वेश्चन में गिवन है। फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ये जो 2037 का हमारा अराइज हुआ था इंक्रीज, ये ऑब्वियसली इसके अंदर क्रेडिट होगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। इस बेसिस पर हम टोटल कर लेते हैं 3948 एंड 3948। क्योंकि एक ऐसा एसेट उन्होंने बताया हुआ है जो ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज हुआ है और वो रिवैल्यूड एसेट था, तो इसका मतलब है कि वो उसकी वजह से रिवैल्यूएशन सरप्लस ट्रांसफ़र हुआ होगा रिटेन अर्निंग में, दैट इज़ 1272। तो ये एज अ बैलेंसिंग फिगर हमने फाइंड आउट किया। और अब क्या ये ठीक है, इसकी वजह के लिए हम एक रिटेन अर्निंग की भी वर्किंग बना लेते हैं। तो रिटेन अर्निंग का जो ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 6697 और क्लोजिंग बैलेंस अभी हमने देखा था कि दैट इज़ 10652। अच्छा, अब इसमें प्रॉफिट की फिगर देखते हैं। प्रॉफिट की फिगर है 6283, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो रिटेन अर्निंग में ऐड होता है। फिर ये जो हमने ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग अभी कैलकुलेट किया, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हुआ तो रिटेन अर्निंग इसमें क्रेडिट होगी। ड्राइंग्स जो हैं वो रिटेन अर्निंग या अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट में शामिल की गई हैं, तो वो भी 3600 की हम मेंशन कर लेते हैं। और अब हम टोटल करते हैं तो 14252 तो रिटेन अर्निंग की मूवमेंट भी मैच कर रही है, इसमें फर्दर कोई मिसिंग फिगर नहीं है। और रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर भी जो डिफरेंस आ रहा है वो बेसिकली रिटेन अर्निंग की अमाउंट के साथ जो है हमारा मैच हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये जो दो अकाउंट्स हैं ये बनाने की ज़रूरत तो नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन कन्फ्यूजन अगर हो रही हो तो उसके लिए हमने ये एडिशनल अकाउंट आपके लिए दे दिए हैं। बाकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का जो सोल्यूशन है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।